BA 3rd Semester Economics Unit 7th. Marshall is a great synthesizer. Role of time in price determination, economic methods, ideas on consumers' surplus, elasticity, representative firm, quasi-rent, PIGU, welfare economics, Schumpeter. Economics thought of Marshall. First is Marshall's theory of value and time element. मार्शल की थियरी ऑफ वैल्यू, सप्लाई और डिमांड दोनों पर जोर देती है क्योंकि वैल्यू प्रेवलेंट है, जिसे डुअल थियरी ऑफ वैल्यू के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हाइपोथेसिस किनारे की भूमिका पर प्रकाश डालती है। प्राइस को किनारे पर सप्लाई और डिमांड की सेवाओं द्वारा मेजर किया जाता है। ये ट्रिवियल एफिकेसी और निर्माण की ट्रिवियल प्राइस है जो कॉस्ट को मैनेज करती है। मार्शल ने वैल्यू को 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट, मार्केट प्लेस वैल्यू। Second, short-term value. Third, long-term value. Fourth, secular value. किसी प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस को किसी पर्टिकुलर एपिसोड में कॉस्ट डिसीजन के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। मार्केट वैल्यू के मामले में योगदान फिक्स्ड होता है और प्राइस मुख्य रूप से डिमांड पर डिपेंड करती है। सेकंड इज द प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल की प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जुलाई 1890 में पब्लिश्ड हुई थी। मार्शल के अनुसार इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स इकोनॉमी दोनों ही जीवन के सामान्य व्यवहार का स्टडी है। ये एक तरफ प्रॉपर्टी की स्टडी है और दूसरी तरफ मनुष्य की स्टडी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह मनुष्य के फाइनेंशियल एस्पेक्ट से संबंधित है, न कि उसके जीवन के सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस एस्पेक्ट से। यह उनके जीवन के रेगुलर बिजनेस को डिस्क्राइब करता है, जिसमें भोजन, कपड़े और घर जैसी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा के लिए पैसा कमाना और खर्च करना शामिल है। उनके अनुसार धन केवल वेलफेयर का एक साधन है, इसलिए उन्होंने मनुष्य को मुख्य महत्व दिया है और धन को सेकेंडरी। इकोनॉमिक्स मेथड। जहां तक इकोनॉमिक्स के स्टडी की मेथड का प्रश्न है, उन्होंने इंडक्शन और डिडक्शन दोनों को इकोनॉमिक्स की यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स माना। उनके मुताबिक दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। साइंटिफिक थॉट के लिए इंडक्शन और डिडक्शन दोनों आवश्यक हैं, जैसे चलने के लिए राइट और लेफ्ट पैर दोनों की आवश्यकता होती है। मार्शल पार्शियल इक्विलिब्रियम की मेथड के महान लेक्चरर थे। किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हेरफेर करने वाली ताकतें ह्यूज अमाउंट में हैं और घटना के कंप्लीट डिटेल्स तक पहुंचने के लिए उन सभी की जांच करना बहुत चैलेंजिंग है। थर्ड इज आइडियाज ऑन कंज्यूमर सरप्लस। मार्शल ने 1879 में इकोनॉमिक लिटरेचर में कंज्यूमर सरप्लस शब्द को इंट्रोड्यूस किया। कंज्यूमर सरप्लस, या जैसा कि उन्होंने कंज्यूमर्स रेंट भी कहा था, वह उस कीमत की एक्सेस को डिफाइन करते हैं जिसे कस्टमर वस्तु के बिना जाने के बजाय पेमेंट करने को तैयार होगा, जिस पर वह वास्तव में पेमेंट करता है। वह इस सरप्लस सेटिस्फैक्शन का माप है और इसे कंज्यूमर सरप्लस कहा जा सकता है। इस प्रकार कंज्यूमर सरप्लस की कॉन्सेप्ट वेलफेयर इकोनॉमिक्स का बेस बन गई है। फोर्थ इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मार्शल ने इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उनके अनुसार बाजार में डिमांड की इलास्टिसिटी बड़ी या छोटी होती है क्योंकि कीमत में किसी भी गिरावट के लिए डिमांड की स्पेंड अमाउंट कम या ज्यादा बढ़ जाती है और कीमत में वृद्धि के लिए डिमांड की अमाउंट कम या ज्यादा हो जाती है। वह बताते हैं कि डिमांड के अनुसार इलास्टिसिटी कैसे डिफरेंट होती है, इसे बहुत अधिक और बहुत कम प्राइस पर इनइलास्टिक और मीडिएटर प्राइसेस पर काफी इलास्टिक घोषित करते हैं। वह आवश्यक वस्तुओं की कंपैरेटिव इनइलास्टिसिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं। वह इलास्टिसिटी की 5 डिग्री दर्शाते हैं: परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर इलास्टिक, लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक। उन्होंने बताया कि लक्जरी गुड्स की डिमांड हाईली इलास्टिक है, कंफर्ट के लिए इलास्टिक है और आवश्यकताओं के लिए यह इनइलास्टिक है। फिफ्थ इज रिप्रेजेंटेटिव फर्म। उनके प्रिंसिपल्स का दूसरा वर्जन कुछ चैप्टर्स के रिशेड्यूलिंग के साथ जून 1891 में सामने आया। दूसरे वर्जन में प्रमुख परिवर्तनों में रिप्रेजेंटेटिव फर्म की शुरुआत है। कुल मिलाकर 8 एडिशन से गुजरते हुए इसमें और भी बदलाव हुए। जैसा कि मार्शल द्वारा डिफाइन किया गया है, एक रिप्रेजेंटेटिव फर्म में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। 1. एक रिप्रेजेंटेटिव फर्म एक एवरेज फर्म होगी। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का सफिशिएंट अमाउंट है। 2. यह न तो घट रहा है और न ही बढ़ रहा है। 3. इसका मैनेजमेंट न तो बहुत स्किल्ड है और न ही अनस्किल्ड। 4. यह न तो पुराना है और न ही नया। 5. यह न तो वेरी कॉमन प्रॉफिट कमा रहा है और न ही घाटा उठा रहा है। 6. ऐसी एक से अधिक फर्म हो सकती है। 6th इज क्वाजी रेंट। क्वाजी रेंट उस एडिशनल इनकम को रेफर करता है जो रेंट के समान है। इंस्ट्रूमेंट्स और मशीनों से होने वाली कमाई को क्वाजी रेंट कहा जाता है। ये केवल तब उत्पन्न होने वाली इनकम है जब प्रोडक्ट्स की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी और इसीलिए इसे मार्शलियन रेंट के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने क्वाजी रेंट को इनकम की तरह रेंट के रूप में डिफाइन किया जो किसी फैक्टर की फिक्स्ड सप्लाई के कारण उत्पन्न होता है।
ये प्लांट और मशीनरी, बिल्डिंग आदि पर उत्पन्न हो सकता है। क्वाजी रेंट की इनकम के पीछे का कारण फैक्टर की फिक्स्ड सप्लाई है। पेगू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। पेगू को अल्फ्रेड मार्शल के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक माना जाता था। पेगू ने वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए 2 शर्तें रखी। फर्स्ट इज टेस्ट और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए नेशनल इनकम में ग्रोथ, वेलफेयर में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड इज वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के लिए नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यदि नेशनल इनकम स्टेबल रहती है तो अमीरों से गरीबों को इनकम के ट्रांसफर से वेलफेयर में सुधार होगा। घटती मार्जिनल यूटिलिटी के सबऑर्डिनेट इनकम के साथ अमीरों से गरीबों को इनकम के ट्रांसफर से गरीबों की अधिक इंटेंस जरूरतों को पूरा करके सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा। इस प्रकार यह इकोनॉमिक इक्वालिटी ही है जो वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती है। प्रोफेसर पेगू के पास सोशल वेलफेयर में ग्रोथ का पता लगाने के लिए डबल क्राइटेरिया था। सबसे पहले उन्होंने समाज के इकोनॉमिक वेलफेयर को मनी वैल्यू में मेजर किया और इस प्रकार रिसोर्सेज की सप्लाई को देखते हुए नेशनल डिविडेंड में वृद्धि का मतलब सोशल वेलफेयर में वृद्धि थी। दूसरा, पेगू ने इनकम इक्वलाइजेशन पॉलिसी का सपोर्ट किया और इसलिए इकोनॉमी का रिऑर्गेनाइजेशन किया जो खराब प्रभाव डाले बिना गरीबों की हिस्सेदारी बढ़ाता है। प्रोडक्टिव एफर्ट एंटरप्राइज और कैपिटल इक्विपमेंट के डेवलपमेंट को सोशल वेलफेयर में प्रॉफिट के रूप में लिया जाना था। पेगू ने प्राइवेट और सोशल कॉस्ट के बीच अंतर किया है। किसी वस्तु की प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल यूनिट के प्रोड्यूसिंग की कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ शम्पेटर। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। शम्पेटर के अनुसार किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक एंटरप्रेन्योर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऐसा माना जाता है कि शुम्पेटर दुनिया को थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योर से परिचित कराने वाले पहले विद्वान थे। उन्होंने इस फैक्ट पर प्रकाश डाला कि जब तक प्रॉफिट मार्जिन समाप्त नहीं हो जाता तब तक बाजार निष्क्रिय रूप से इक्विलिब्रियम की ओर नहीं बढ़ता है। इसके बजाय एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन लगातार पुराने को नष्ट करते हैं और न्यू इक्विलिब्रियम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड के हायर स्टैंडर्ड्स संभव होते हैं। कई मायनों में शुम्पेटर ने कैपिटलिज्म को सोशल और इकोनॉमिक हायरार्की के भीतर ग्रोथ की एक मेथड के रूप में देखा। एंटरप्रेन्योर रेवोल्यूशनरी बन जाता है, डायनामिक चेंज लाने के लिए एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को उलट देता है। शम्पेटर्स इनोवेशन थियरी। उन्होंने ट्रेड साइकिल की इनोवेशन थियरी को डेवलप किया है जो उनके विचारों पर बेस्ड है, जिसमें न्यू प्रोडक्ट का आविष्कार, एक नए बाजार का अवसर, एक इंडस्ट्री का रिऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन के नए तरीकों की प्रोग्रेस शामिल है। जैसा कि उनका मानना है कि ये इनोवेशंस प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं और डिमांड कर्व को बदल सकते हैं। इसलिए इनोवेशन परिवर्तन ला सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस में। लेकिन उनके थियरी की कई ओर से आलोचना की गई है। उनका फुल एम्प्लॉयमेंट थियरी एक अनरियलिस्टिक असम्पशन है क्योंकि इस दुनिया में किसी भी देश ने फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं किया है और इनोवेशन को आमतौर पर प्रमोटरों द्वारा फाइनेंस्ड किया जाता है, बैंकों द्वारा नहीं।